विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की धरातल पर क्या स्थिति है, सोशल मीडिया और जन चर्चा के आधार पर बताएं कि लोगों का कहना है कि स्थिति दयनीय है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देखते हैं? इन लोगों का कहना है जिसको माधव मारू से परेशानी है। और किसको परेशानी है माधव मारू से? जो उठाई गिरे हैं उनको परेशानी है माधव मारू से, कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि दिक्कत है उनको, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनकी दलालियां बंद हो गई, जिनकी दुकानें बंद हो गई, वो सब प्रताड़ित परेशान है। तो उसमें कुछ हो सकता है हमारी पार्टी के लोग भी शामिल हो, तो निश्चित रूप से वो दावेदार ही होंगे सब कि उनको टिकट चाहिए। तो जनाधार अगर गिना जाएगा तो जनाधार तो आज भी माधव मारू का है। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आप सभी का MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वर्तमान वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सहित भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जो लगभग आगामी 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा के होने हैं। इसी संदर्भ में हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक जो दल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस प्रमुख है। वहीं हम बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसी के तहत हम बात करें नीमच ज़िले की, तो नीमच ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें नीमच, जावद और मनासा। हम आपको अवगत करवा दें कि मध्य प्रदेश में नीमच ज़िला अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है। जहां पर हम बात करें कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र है वो मनासा है, जहां पर पूरे प्रदेश सहित देश के जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति से रुझान रखते हैं, जो राजनीति के प्रति प्रेम रखते हैं, उनका पूरा ध्यान मनासा विधानसभा क्षेत्र की तरफ रहता है कि यहाँ के क्या समीकरण बैठेंगे। वहीं हम बात करें वर्तमान में मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखते हैं। उन्होंने, हम अगर उनका भूतकाल देखें तो भूतकाल में उन्होंने अपना कैरियर जिला पंचायत सदस्य के रूप में कई अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़कर ऐतिहासिक रूप से वोटों को हासिल करते हुए नीमच में अपना परचम लहराया है। वहीं हम बात करें कि उनका जो इतिहास रहा है, उनका जो क्रेज़ है, हम बात करें अगर वास्तविकता में पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में महज 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं जो राजनीति में पूरा हलचल करने का या फेरबदल करने का जज्बा रखते हैं। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं दूसरा हम मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो है माधव मारू। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही शख्सियत विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जो आज कुकड़ेश्वर उनका आगमन हुआ है, हम उनसे पूरी बातें उनसे जानेंगे। साथ ही वर्तमान में जो इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसके बीच में यहाँ पर ज़मीनी क्या समीकरण रहे हैं, वहीं आगामी जो चुनाव होने हैं उनमें क्या समीकरण रहेंगे, इसको लेकर हम विधायक अनिरुद्ध माधव मारू से बात करेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका MP7 न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भैया कि आपने भूतकाल में जो राजनीति के अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी और पहला चुनाव आपने कौन सा लड़ा था? राजनीति में मेरा परिवार चूँकि संघ का परिवार है और बचपन से ही उस वातावरण में मैं रहा जिसमें लगातार संघर्ष होता रहा, लगातार लड़ते रहे। मेरे दादाजी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री सुंदरलाल जी पटवा साहब, दोनों परम मित्र थे और उस जमाने से मैं इस राजनीति को देखता आ रहा हूँ। तो सीखा मैंने सभी लोगों से, मेरे दादाजी से भी सीखा, मैंने पटवा साहब से भी सीखा, मैंने मेरे पिताजी से भी सीखा इस चीज़ को। और लगातार चूँकि राजनीति के भी संपर्क में रहा और संघ के भी संपर्क में, तो सबसे सीखने को तो मिला।
और उसी वजह से आज मैं हर जगह दमदारी से खड़ा रहता हूँ और लगातार कॉलेज के ज़माने से ही मैं इस राजनीति में काम कर रहा हूँ। अब रही बात समय काल परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए लड़ा, जनहित के लिए लड़ा और उसी लड़ाई में लड़ते लड़ते हम लोग ऐसा समय भी आया जब पार्टी से बाहर हुए, लेकिन हमने जनता के लिए संघर्ष निरंतर रखा, उन लोगों के लिए लड़ते रहे हम लोग और फिर पार्टी ने अवसर दिया तो निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी जीत हासिल करी यहाँ। उसका कारण वही है कि इतने सालों से लोगों से जुड़े रहे, लगातार लोगों के बीच में काम करते रहे। अब मुझे अवसर मिला तो इन 4 वर्षों में जो काम मनासा विधानसभा क्षेत्र में हुए, शायद पूरे मध्य प्रदेश की गिनी चुनी 1-2 तहसील 4 तहसीलें होंगी जहाँ इतना काम हुआ। हमारे क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ के काम आज चल रहे हैं, जिसमें 1800 करोड़ की हमारी पेयजल योजना पे काम चल रहा है, जल जीवन मिशन की 1208 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना पे काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ लगभग 250 करोड़ की सड़कें बन रही हैं, लगभग 220 खेत सड़क का काम चल रहा है, या तो ये लगभग 100 सड़कें 125 सड़कें तो बन चुकी हैं, बाकी में काम चल रहा है। ऐसा ही हमारा सिविल हॉस्पिटल मनासा का, कोकड़ेश्वर की हमारी न्यायालय तहसील का भवन, ऐसे ही हमारी सभी डामर रोड, जितने डैम थे जो माननीय पटवा साहब का सपना था, कादियाखो, गंगा बावड़ी या हमारा पगारा, सेमली इस्तेमार, ये लगातार जितने भी उनका सपना था, क्योंकि उस ज़माने में विपक्ष में रह के भी उनने इनकी योजनाएं बनाई थी और जब सरकार में अवसर मिला थोड़े समय के लिए तो उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जब सरकारें वापस चली गई तो काम अधूरा रहा। कांग्रेस ने कभी इन सब पे काम नहीं किया। मैं लगातार उन योजनाओं के लिए लड़ता रहा और आज वो योजनाएं तो है, बख्तुनी डैम जो हमारा बहुप्रतिष्ठित डैम था हमारे पठार क्षेत्र का, उसके लिए भी 9 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए। तो अब बाकी अब लोगों के सवाल है कि कालियाखो का काम कब शुरू होगा। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस में वो लेट हो रहा है, चूँकि लगातार प्रयास उसके लिए होते रहे, पर वो लेट हो रहा है। पर मुझे विश्वास है कि मैं अभी 1-1.5 महीने में उसका भूमि पूजन जरूर करा दूंगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा होगा तो उसमें उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा देंगे पुनः। तो ये मेरी पूरी योजना है, इस क्षेत्र को लगातार विकसित करना, क्योंकि आज जितने बड़े काम मनासा तहसील में चल रहे हैं, आप मनासा में अगर प्रवेश करें तो आपका CM राइस स्कूल बन रहा है 37 करोड़ का, फिर आगे चले ITI भवन बन रहा है, फिर आगे चले आपके 20 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, इधर देखें तो आपका कॉलेज बिल्डिंग बन रही है 6.5 करोड़ की, उधर सामने आपका स्विमिंग पूल बन रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्विमिंग पूल बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, मनासा का ऑडिटोरियम, मनासा का 7.5 करोड़ का बाईपास। ऐसे ही कुकड़ेश्वर के स्टेडियम का प्रस्ताव जा चुका है, बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करेंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी। तो कुकड़ेश्वर में भी एक बड़ा स्टेडियम प्लान कर लिया है, यहाँ का भवन भी बनना है, यहाँ के अस्पताल को भी अपग्रेड कराना है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील हो जाएगा। मनासा सिविल हॉस्पिटल चालू हुआ तो इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा इस बार मिल जाएगा। तो यहाँ भी फिर डॉक्टर्स की फैसिलिटी हो जाएगी, स्टाफ की फैसिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही रामपुरा के हॉस्पिटल में भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, वहाँ भी लगभग 40 लाख का हमारा कोविड सेंटर जो उस समय स्वीकृत हुआ था वो बन रहा है। उसके अलावा वहाँ भी पेवर्स लग रहे हैं, उस हॉस्पिटल को भी हम रिनोवेशन कर रहे हैं। तो काम पूरी तहसील में चल रहे हैं। बहुत सारे नए स्वास्थ्य केंद्र आ चुके हैं, बहुत सारे नई हमारी सड़कें आ चुकी हैं जिन पे काम शुरू होना है, बहुत सारे भूमि पूजन होना है। तो आप देखें इस लगातार इन 4.25 सालों में जितना काम उस तहसील में हुआ, जितना एक विकास हुआ, आप कहीं भी देखें लोगों को आश्चर्य होता है कि ये काम कहाँ से आ रहा है, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि इस तहसील के लिए, और जिस आशा और अपेक्षा से लोगों ने मुझे चुन के भेजा, मैं उन पर लगातार खरा उतरा हूँ। 2023 में जो चुनाव हो रहे लगभग 6 जनवरी डल चुकी है। 2024 जो 6 जनवरी रहेगी उसमें मनासा विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा? पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ूंगा ही, क्योंकि जो भी करती है भारतीय जनता पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ जो भी होता है वो पार्टी स्तर पे होता है, व्यक्ति स्तर पे नहीं होता। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। जब तक पार्टी उसको उम्मीदवार घोषित नहीं करे
तब तक सभी लोग दावेदार हैं। इसलिए उस बात की चिंता आज करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पार्टी जिसको तय करेगी, परफॉर्मेंस देख के तय करेगी, जनता के रुझान पे तय करेगी निश्चित रूप से। साथ ही हम बात करें कि अभी जो सर्वे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, कि आरएसएस या अन्य जो निजी एजेंसियां उनके माध्यम से बीजेपी का ग्राफ है जो 50 से 70 सीट बता रहा है, आपको क्या लगता है? क्या होता है, अभी व्यक्तिगत रूप से विधायकों के सर्वे हो रहे हैं कि विधायक का कितनी लोकप्रियता है, उस बात पे सर्वे हो रहे हैं। तो आप मान के चलें कि विरोधी तो ठीक है, कांग्रेस के लोग जो पार्टी में उनके विरोधी होते हैं वो भी नेगेटिव राय देते हैं, तो निश्चित रूप से ग्राफ गिरा हुआ दिखता है। पर जैसे ही कंपैरेटिव कैंडिडेट आई हैं कि ये कैंडिडेट रहेंगे, ये भाजपा के, ये कांग्रेस के, कौन श्रेष्ठ है, तब उनकी ग्रेडिंग होगी, तब पता लगेगा कि जो वर्तमान विधायक है वो कहाँ खड़ा हुआ है। तब समझ में आएगा कि वास्तविक ग्राफ कहाँ है। कह देने से भर से, खाली ये कह देने से कि सरकार नहीं बन रही है, तो फिर सरकार ने इतने काम कराए हैं जितने पिछले 50 साल में नहीं हुए, तो सरकार क्यों नहीं बनेगी। सरकार ने जितने हित लाभ दिए हैं, आज लाडली बहनाओं को हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 1250 करोड़ किस्त में जारी किए हैं उनने, तो क्या हित लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को? क्या लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं हो रही है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से? क्या लोगों के आवास की चिंता नहीं हो रही है? उनके राशन की चिंता नहीं हो रही है? उनकी सड़कों की चिंता तो ठीक है, खेत सड़कों की चिंता नहीं हो रही है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सरकार चिंता नहीं कर रही? कांग्रेस ने तो पहले कभी नहीं किया ये। कांग्रेस ने घोषणा जरूर करी कि हम 1500 रुपये देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि 1000 रुपये से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम इसको 3000 रुपये पर ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से योजनाएं भविष्य के घर में हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि जो हम कहते हैं हम वही करते हैं। कांग्रेस सरी का काम नहीं है कि हम 2 लाख माफ़ कर देंगे तो 2 लाख ढूंढते रह जाओगे। कोरे कागज़ वितरित कर दिए उनने, लाल पीले कागज़ वितरित कर दिए उनने, दुनिया भर के फॉर्म भरा दिए। अभी भी कांग्रेसियों ने महिला शक्ति से जो फॉर्म भरवा लिए लाडली बहनाओं से, तो क्या वो दे सकते हैं? उनने जो 15 महीने के कार्यकाल में किया कि जो योजनाएं सरकार की जनहित की थी, संबल योजना सरी की, अंत्येष्टि सहायता, विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, सारी जितनी सहायताएं, मृत्यु पर जो सहायता मिलती थी 2 लाख 4 लाख, मतलब ये सारी सहायताएं बंद कर दी। और अब आप फिर से घोषणा कर रहे हैं कि हम फिर कुछ देंगे। तो झूठ कब तक बोलेगी कांग्रेस? आखिर झूठ के दम पे ही आप सरकार चाहते हैं। अगर आपने काम किया होता, 60 साल का अवसर मिला आपको सरकार चलाने का, राज करने का, अगर उन 60 सालों में आपने काम किया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने जनहित में कोई काम नहीं किया इस कांग्रेस ने, और आज आप लोगों को लालीपाप देकर वोट चाहते हो। तो जनता अब समझदार हो चुकी है कि जो दे रहा है हम उसको छोड़कर दूसरे के पास क्यों जाए। इनने कभी कोई सुविधा नहीं दी इस देश में, किसी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं दी, किसी जनता को सुविधा नहीं दी, यहाँ तक कि लोग लूटते रहे। इनके सरकार में तो कोई किसान अगर बैंक से लोन लिया था तो उसकी ज़मीन अंततः नीलाम हो जाती। आज किसी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो सकती लोन के पीछे। तो ये परिवर्तन आया है। और 0% ब्याज पे जब पैसा मिल रहा है किसान को, इतनी बड़ी सुविधा उसको मिली हुई है, तो वो क्यों छोड़ेगा? इसलिए अब कोई किसी के चारे लगने वाला नहीं है। एक बार चारे लग गए थे लोग, हमारा क्षेत्र फिर भी सुरक्षित रहा, उससे लोग चारे नहीं लगे। हमारी 6 के 6 सीटें आई थी, 7वीं भी हमारे पास आ गई। तो निश्चित रूप से जो चारे लगे उनको अब समझ में आ गया कि किसी हालत में किसी झूठ के चारे नहीं लगना, किसी की नहीं सुनना। जो सुविधा मिल रही है उससे संतुष्ट हों, और वो लगातार बढ़ेगी, इसका वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए कोई भी अनर्गल प्रचार प्रसार कर दे कि सरकार नहीं बनेगी, इनकी तो 40-50 सीटें आ रही है। भय तो हमेशा रहना चाहिए मन में। अगर आप जीत के प्रति आश्वस्त पहले से हो जाएंगे, अभी चुनाव 4 महीने बाद है, आज ही आश्वस्त होगा कि हमारी सरकार बन रही है, तो मान के चलना नहीं बन पाएगी। भय है तो जो हमेशा हर एक के मन में रहना चाहिए, और कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से काम नहीं करूँगा तो सरकार नहीं बनेगी। तो जिस तरह से कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में परेशान किया, इन कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया कार्यकर्ताओं को, अब कोई प्रताड़ित होना नहीं चाहता। इसलिए कार्यकर्ता पूरी जी जान से लग के सब जगह पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। विकास यात्राओं के माध्यम से आपने देखा पूरे प्रदेश में कितना उत्साह था लोगों के बीच में। लाडली बहना के कार्यक्रम में भी आपने देखा है कि प्रदेश की महिलाओं में कितना उत्साह है, मुख्यमंत्री जी के प्रति उनका कितना प्रेम है, भाई के प्रति, ये देखने लायक था। इसलिए हवा में बातें करने से कुछ नहीं होना है, काम धरातल पे होगा तो लोग अवसर देंगे।
मनासा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की धरातल पर क्या स्थिति है, सोशल मीडिया और जन चर्चा के आधार पर बताएं कि लोगों का कहना है कि स्थिति दयनीय है, तो आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देखते हैं? किन लोगों का कहना है जिसको माधव मारू से परेशानी है? और किसको परेशानी है माधव मारू से? जो उठाई गिरे हैं उनको परेशानी है माधव मारू से, तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दिक्कत है उनको, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनकी दलालियाँ बंद हो गई, जिनकी दुकानें बंद हो गई, वो सब प्रताड़ित परेशान हैं। तो उसमें कुछ हो सकता है हमारी पार्टी के लोग भी शामिल हो, तो निश्चित रूप से वो दावेदार ही होंगे सब कि उनको टिकट चाहिए। तो जनाधार अगर गिना जाएगा तो जनाधार तो आज भी माधव मारू का है, उसमें किसी को कोई शक नहीं। जनता मेरे साथ है, लोग चाहते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से, और इसका आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से मैं जहाँ भी जाता हूँ किस तरह से लोग मेरे साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, लोग प्रेम से मिलते हैं, जितना रिस्पांस मिलता है। आप बताएं, इतने सारे लीडर्स आते हैं, कभी इतना रिस्पांस किसी को मिलता हो तो निश्चित रूप से कहना अलग बात है। और जो दावेदार हैं वो तो निश्चित रूप से बुराई करेंगे तभी टिकट की दावेदारी करेंगे, नहीं तो मेरी बुराई नहीं करेंगे, तारीफ करके कैसे काम कम आएगा। तो बुराई करना उनका काम है, वो अपने अच्छे से बुराई करें, मुझे कुछ से फ़र्क नहीं पड़ना है। मेरे को तो पब्लिक से काम है, ये आप लगातार देख रहे हो। बदना वाले मामले में भी आपने देखा कि मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, और मैं जिस स्तर पर जाके लड़ता हूँ शायद किसी में इतनी मादा नहीं है और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है। साथ ही हम बात करें कि आपके माध्यम से मनासा विधानसभा क्षेत्र को हर प्रकार की सुविधाएं अगर मिली है, तो ऐसा क्या शेष रह गया जो आपके कार्यकाल में आप उसे पूरा करना चाहेंगे? मुझे फिर अवसर मिलेगा तो मैं एक नई शुरुआत करूँगा। इस तहसील के लिए मेरे मन में जो कुछ भी है, मैं अभी प्राथमिक सुविधाओं पर ध्यान दे रहा हूँ कि एक बार प्राथमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए, हम मजबूत हो जाएं उस तरफ से, हम टेंशन फ्री हो जाएं सड़कों से, हम टेंशन फ्री हो जाएं बाकी चीज़ों से, सरकार की योजनाएं व्यवस्थित लागू हो जाए। इस पूरे कार्यकाल में मैंने यही प्रयास किया कि क्षेत्र में प्राथमिक सुविधाएं पूरी हो जाए। अगले कार्यकाल में अगर अवसर मिला तो आप मान के चलना, मनासा को एक एजुकेशन हब बनाने की मेरी इच्छा है और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की इच्छा है कि लोगों के हाथ में, हमारी अगली पीढ़ी के हाथ में, हर एक के हाथ में धंधा हो। एक भी व्यक्ति फालतू नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, मेरा ये पूरा प्रयास है। ऐसा ही मनासा हमारी जो गौशाला की ज़मीन पड़ी है, मैं उस पर चाह रहा हूँ कि 5000 गायों का एक गौ अभ्यारण्य वहाँ बन जाए और उनकी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था हो जाए। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मेरा अल्टीमेटली प्रयास ये है कि अंततः मुझे गौ सेवा करनी है और मैं उसी के लिए काम करूँगा। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य भी है और मैं इसको पूरा करूँगा हर हाल में। चैनल के माध्यम से युवाओं से क्या अपील करोगे मनासा? युवाओं से मेरी अपील है कि कहीं आपको गलत लगता है तो निश्चित रूप से उसको गलत कहें। होता ये है कि हम मुँह दिखाई कर देते हैं। आपको कहीं गलत लग रहा है, अगर आपको किसी गलत बात दिखती है तो उसका विरोध भी करें। और युवाओं को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना ही चाहिए। जो भी नया युवा है वो इस देश की परिस्थितियों को देख के काम करे। इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार वो देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है राष्ट्र विकसित होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी आस्था मजबूत होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आम आदमी को भी मजबूत करने की बात कर रही है कि व्यक्तिगत रूप से भी हर व्यक्ति मजबूत हो और राष्ट्र भी मजबूत हो, उसके लिए भी निरंतर प्रयासरत है। आज हमारे इतिहास पुरुषों को फिर से समय के साथ स्थापित करने का जो काम, ये तो बहुत सारे कांग्रेस की सरकारों के समय पे हमारे विलोपित कर दिए गए थे ऐसे वीर, जिन्हें वास्तव में इस राष्ट्र के लिए अपने परिवार कुर्बान कर दिए। उनने जो यातनाएं झेली उन सबको विस्मृत कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनको जीवित करने की कोशिश कर रही है कि वो सब इतिहास हमें पता हो। जो गलत इतिहास पढ़ाया गया वो हमारे को बंद करना पड़ेगा कि ये इतिहास में ये कुरीतियाँ हैं। जिस देश में महाराणा प्रताप ने इतना संघर्ष किया और अकबर से लड़ाई लड़ी, उस देश में अगर ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी भी गुलामी की बेड़ियों में जीते रहें। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुलाम मानसिकता से आज़ाद कराने का काम कर रही है। ये युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि हम उस गुलाम मानसिकता से बाहर लाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में घर कर गया वो अंग्रेजियत, मुग़ल कालीन की गुलामी, ये सब गुलामियत जब तक लोगों के दिमाग में से नहीं निकलेगी तब तक लोगों का थोड़ा बहुत कांग्रेस के प्रति मोह रहेगा। क्योंकि जो लोग इस मानसिकता के हैं, मैं तो उनको राष्ट्र विरोधी मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किए हैं, लगातार वैसे ही काम किए हैं।
जिनको समर्थन दिया आतंकवादियों को, तो वो कांग्रेस थी। कश्मीर की दुर्गति कराने वाली कांग्रेस थी। पूरे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस थी। पूरे देश में जातिवाद, पूरे देश में फिरकावाद, ये जितनी भी कोशिशें थी, ये कांग्रेस की हमेशा रही हैं। कांग्रेस उसी पे राज करती रही। अब देश का युवा बदल रहा है और जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश का वास्तव में कौन पूरे दुनिया में फिर से विश्वगुरु बनाने का मादा रखता है। हम उसके साथ खड़े रहें, यही संदेश युवा पीढ़ी को दे सकते हैं। तो देखा आपने कि अभी मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, उनके मन में क्या सपने हैं मनासा विधानसभा को लेकर। इनके कार्यकाल में इनके द्वारा जितने अथक प्रयास मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए हैं, वहीं आगामी अवसर अगर इनको पुनः मिलता है तो ये युवाओं के भविष्य के निर्धारण के लिए अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा इनका कथन है। लगातार आपसे हम जुड़े रहेंगे। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।